चलिए अब क्या है, मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। क्रम भी कभी कभी पूछ सकता है, ऐसे क्रम वाले पुराना हो गया क्वेश्चन, क्रम नहीं पूछता तो नाम पूछ सकता है, ठीक है। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। आप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आगे तो उसके बारे में कहाँ पर है ये? बिलासपुर। और क्रम का कौन सा था? 16वां था कि 19वां था? 16वां था ना। उच्च न्यायालय क्रम में देखेंगे तो 16। अभी वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय? 25। और सबसे वर्तमान में नया बनाया कौन सा है? अमरावती। ठीक है। तो आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? बिलासपुर। क्रम कौन सा था इसका? 16वां। और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण कुमार गोस्वामी। और क्रम कौन सा है इनका? 14वां। ठीक है। और वर्तमान पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25। और सबसे लेटेस्ट में कौन सा बनाकर पूछा जाए तो अमरावती। ये कहाँ के लिए है? आंध्र प्रदेश है ना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग अलग होगा, दोनों अभी तक कॉमन हैदराबाद में चल रहे थे, ठीक है। इसके बाद अब मुख्य सचिव है ना छत्तीसगढ़ साहब कौन है? श्री अमिताभ जैन। कभी कभी नियुक्ति से रैंडम एक आध क्वेश्चन उठा ही लेते हैं ना। मुख्य सचिव है ना। अगर नौकरशाही में सबसे बड़ा पद कोई होता है तो कौन सा होता है? मुख्य सचिव। चाहे वो आईएएस लेवल में बोले, चाहे मतलब डिप्टी कलेक्टर तो सेकंड रैंक हो गया। अगर फर्स्ट रैंक में अगर आप बोलते तो नौकरशाही में सबसे बड़ा पद कौन सा है? मुख्य सचिव का। मतलब ये अंत है, उसके बाद फिर और कोई प्रमोशन बस है, उसके बाद सीधे मंत्री है। जैसे स्टेट के इसके बाद तो सेंट्रल में सेक्रेटरी बनती है तो सचिव ही तो है। मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आपने स्टेट में सचिव सीएम साहब के पास देखिए, वैसे ही नेशनल में कौन है? मतलब सेंटर में वहाँ उनके कैबिनेट सचिव तो वो सेक्रेटरी लेवल, ठीक है। राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? मुख्य सचिव। ये कौन है? श्री अमिताभ जैन। इनका नाम आप याद होनी जरूर। उसके बाद पुलिस महानिदेशक, जिसको आप क्या बोलते हैं? डीआईजी, सॉरी डीजीपी, डीआईजी बोल रहा था, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन है ये? अशोक जुनेजा। इनका भी काम करने होता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ये कौन है? पी दयानंद है ना। अच्छा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाएगा? जितने भी आपके नहीं विधानसभा, जितने भी आपके स्थानीय निकाय है ना। स्थानीय निकाय में चाहे आप पंचायत बोले, ग्राम पंचायत, चाहे आप नगर पंचायत बोले, है ना। चाहे वो ग्रामीण पंचायत की बात करें, चाहे वो नगर पंचायत, उसके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग। और उसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? ठीक है, पी दयानंद। अब आते हैं कहां पर? अच्छा, एक चीज और ना, अभी क्या है, अभी दिसंबर में एक डेट डिसाइड किया गया उपचुनाव का। जैसे पंचायतों का, अभी जैसे मान के चलिए कि पद खाली हो जाते हैं, कोई पार्षद छोड़ दिया, कोई पार्षद की मृत्यु हो गई, या कोई पंच छोड़ के कहीं और चला गया, ऐसे में क्या हो जाता है? वो पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कराती है उस जगह पर अगले 6 माह में क्या करवाती है? उपचुनाव। जैसे विधानसभा में भी अपन देखते हैं, वैसे पंचायतों में क्या संख्या ज्यादा थी, तो गवर्नमेंट एक डेट डिसाइड की है। तो ये आपके लिए करंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि डेट क्या है, आपके लिए पंचायत में से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस प्रक्रिया के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट में डेट डिसाइड हुआ है या डेट की अनाउंसमेंट की है, तो आपको करंट में ना पूछ के पंचायत में जाके पूछ लेगा कि भाई फलाना अगर पद रिक्त है तो इसका उपचुनाव कितने महीने बाद में होगा, उपचुनाव की इसकी प्रक्रिया क्या होगी, समझ में आ रहा है? इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि अभी राज्य निर्वाचन आयोग आ गया ध्यान में, तो उपचुनाव का डेट आ गया है ना। तो इसको आप करंट में तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेट कब है, कब चुनाव होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए कहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कि इसकी प्रक्रिया क्या है ना, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आप पंचायत में प्रक्रिया वगैरह पढ़े थे ना, किस पद रिक्ति में फिर उपचुनाव क्या प्रक्रिया, उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक। अब कहां थे अपन? विधायिका प्रमुख, आइए तो पढ़ते ही। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके जी, ठीक। छत्तीसगढ़ शासन। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? चरणदास महंत। आप देखिए विधानसभा उपाध्यक्ष ये है संतराम नेताम। इससे पहले कौन थे? मनोज मंडावी, है ना, जिनका निधन हुआ कुछ माह पहले, ठीक। तो उनकी जगह कौन है विधानसभा उपाध्यक्ष? संतराम नेताम। अभी लगभग विधायकों की मीटिंग हो गई है और इनका नाम क्या है? फाइनल आया। ये कहां से विधानसभा कौन है? ये केशकाल है। विधानसभा क्षेत्र क्या है इनका? केशकाल।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण प्रसाद चंदेल, ये कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। ठीक है, ये है बीजेपी, बाकी सब क्लियर है। कितना फैक्ट कम से कम, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये अभी नया है ना, विधानसभा उपाध्यक्ष, ये भी एकदम लेटेस्ट है। नेता प्रतिपक्ष आपको याद होना चाहिए। क्लियर। अब अभी देखिए अभी स्थिति क्या है, कैसे कैसे है अभी। ये भानु प्रताप अपन देखे ना, अभी मनोज मंडावी जी का निधन हुआ, उसके बाद वो कहां से थे? भानु प्रतापपुर। अब विधानसभा सीट का उपचुनाव हो गया, ठीक। इस चुनाव के जीतने के बाद अभी वर्तमान स्थिति क्या है आपके राज्य में? कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 71 है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में कितना है? हालांकि आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इन जनरल आइडिया होना चाहिए कि अभी तक कांग्रेस सबसे ज्यादा बहुमत में, और उसके पास सीट की संख्या कितनी हो गई है? 71। अभी दिसंबर में उपचुनाव क्या हुआ है? निर्णय आ रही है, अच्छा हो गया। सावित्री मंडावी, एक नाम बस आप याद रखना। मनोज मंडावी जी की जगह पर कौन जीती है अभी? सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर में जो उपचुनाव हुआ आपका, उसकी जगह कौन जीत चुकी है? सावित्री मंडावी। पदयुक्त हुआ मनोज मंडावी जी के निधन के बाद में, वो क्या हो गया? भानु प्रताप विधानसभा सीट। आपको समझ में आ रहा है कि विधानसभा का चुनाव बहुत तेजी से होता है, मतलब चुनाव में उपचुनाव जो होता है बहुत तेजी से करवाया जाता है। वैसे अगर आप नगरीय निकाय साइन करते देखते तो उतना इंपॉर्टेंस देकर नहीं करवाया जाता, इसमें सबका एक साथ करवा रही गवर्नमेंट। अब इसमें देखिए जब जब आप खाली हुआ है तब तब क्या हुआ है? वहां पर बहुत तेजी से क्या हुआ? उपचुनाव, ठीक। तो सबसे लेटेस्ट अभी क्या है? भानु प्रतापपुर का हुआ है, और वहां पर कौन जीत के आए हैं? सावित्री मंडावी। इससे पहले खैरागढ़ का आप देखे थे, है ना। खैरागढ़ में कौन थी? यशोदा वर्मा, है ना, यशोदा वर्मा। इसी की वजह से खैरागढ़ जिला बना था, है ना, यशोदा वर्मा। ठीक है, ये भी कौन सी है? कांग्रेस वाली। तो जितना भी उपचुनाव हुआ उसमें जीता कौन है? कांग्रेस, ठीक। अच्छा, एक चीज और, अभी जीतती क्या है लोग? महिलाएं हैं। तो अभी एक क्वेश्चन ये भी उठा सकते हैं, अभी विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? विधानसभा में महिला विधायक की संख्या कितनी है? ऐसे भी रैंडम कभी क्वेश्चन उठा लेता है। इनकी संख्या है अभी 16। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है सर। हाँ, क्योंकि 16 देखो, देवती कर्मा जी जीती, यशोदा वर्मा आ गई और सावित्री मंडावी जी आ गई। अब इनके जीतने के बाद संख्या कितनी हो गई है? 16। पहले कितना था? 13। उसके बाद आगे बढ़ के 3 जीती, 3 उपचुनाव हुआ, 3 आदमी देखे यहाँ, देखिए देवती कर्मा, यशोदा वर्मा, सावित्री मंडावी। अब ये सब क्या है? उपचुनाव। देखिए कहाँ कहाँ का? चित्रकूट, दीपक बैद जी से छोड़ दिए, है ना। उसके बाद वहां पर कौन है? राजमन बिन्नावी। बहुत खराब हो गए इमेज। भीमा मंडावी जी, इनकी जगह पे कौन है? देवती कर्मा। नक्सली हमले में भीमा मंडावी का निधन हो गया था, है ना। उसके बाद अजीत जोगी, अजीत जोगी के निधन के बाद में यहाँ पर कौन आया? डॉक्टर के ध्रुव। तो जहां जहां पर भी उपचुनाव हुआ है वहां पर कौन आया है? कांग्रेस जीत गई। और उसमें 3 महिला आपको देखने को मिलती है, देवती कर्मा, यशोदा वर्मा और सावित्री मंडावी। सर ये भीमा मंडावी तो सांसद था क्या? भीमा मंडावी? हाँ, नहीं, विधायक था वो, नक्सली हमले में। हाँ, दंतेवाड़ा के वो थे ना विधायक। चले, तो ये आपका, ये कम से कम आप याद रखेंगे। ये क्रम कितना है अभी महिलाओं के जीतने के बाद? 16। और अभी कांग्रेस के पास कितना बहुमत है? सर्वाधिक, मतलब है तो मैं हाँ। अब यहाँ से आप देखें, है ना, ये साल भी देखो, इस बार में साल भर में जितना भी पार्ट बना ना कहीं कहीं पर, उसको इसमें क्या मैं ऐड करते हूँ। ठीक है, कंटेंट उतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन अब क्लास लेना था तो इस वजह से रैंडम उसको याद करो, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन उठा लेता है। देखिए
छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ पर बन रहा है? सरोरा। जिला कहाँ है? रायपुर। ये क्वेश्चन उठाता ही है ना, रैंडम उठा लेगा। मेटल पार्क कहाँ है? मेटल पार्क से क्वेश्चन तो बार बार पूछा हुआ है। मेटल पार्क, अप्रैल पार्क, है ना। उसके बाद अब ये प्लास्टिक पार्क कहाँ है? सरोरा। मतलब ऐसा नहीं कि करंट का ही है, पुराना भी न्यूज है तो उसको मैं डाल दिया, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बन रहा है? सिंगल लाइनर, वन लाइनर है फैक्ट, और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क, ये कहाँ है? मनेन्द्रगढ़, है ना, मनेन्द्रगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल कहाँ है? बहेराडीह। जिला कहाँ? जांजगीर चांपा। ये बिल्कुल रैंडम है, कहीं से भी उठा के आपसे पूछ सकता है कि पहली बार है तो कहाँ पर है, ठीक। प्रथम किसान स्कूल कहाँ है? बहेराडीह। जिला कहाँ है? जांजगीर चांपा। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ है? ये नाथिया नवाबा। कहाँ पड़ता है? जिला कांकेर। मिलेट प्रसंस्करण अपन देखे थे, कोदो कुट की इनका प्रोसेसिंग करने का, है ना। 4-5 चीजें अपन देखें। प्लास्टिक पार्क कहाँ? मतलब पार्क से कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कैंपस या एक ऐसा एरिया जहां पर मान के चलिए कि आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री जाना है, पत्ता धुलना ये सब बनाना है आपको, तो पार्क से कहने का मतलब होता है पूरा एक ऐसा जोन तैयार किया जाएगा आपके लिए, या प्लास्टिक से संबंधित ऐसी एलाइड कंपनियां या वहां पर काम करेंगी जिससे आपको क्या है, काम करने में समस्या ना हो। मान के चलिए कि आप लोहा उद्योग लगाना चाहते हैं, आपके पास रॉ मटेरियल है ही नहीं और आपके पास जो भी सामान चाहिए वो आपके पास में है नहीं, तो पार्क बनाया ऐसी जगह को जोन को जाता है, ऐसे डेवलप किया जाता है ताकि आपको बनाने में कोई समस्या ना, आपको जो भी चीज रिक्वायरमेंट हो तो आपके आसपास की इंडस्ट्री क्या हो आपको हेल्प करे, है ना। तो ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी जगहों को अपन क्या बोलते हैं? पार्क। तो मतलब बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब 100-150 एकड़ कैंपस होगा, वहां पे अलग अलग इंडस्ट्री लगी होगी, वो हेल्प क्या करेगी एक इंडस्ट्री को, वो कौन सी है? प्लास्टिक इंडस्ट्री, है ना। इसी में आप कौन कौन देखें? प्लास्टिक पार्क कहाँ है? जिला रायपुर। आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? रायपुर, ठीक। 50 क्वेश्चन अगर सेट करना होता तो एक नए क्वेश्चन है संग्रहालय पार्क, ये क्वेश्चन डलता ही डलता है, ठीक। जीवाश्म गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क कहाँ पर है? मनेन्द्रगढ़। प्रथम किसान स्कूल, ये अभी करंट है, है ना, ये कहाँ है? बहेराडीह, जांजगीर चांपा। मिलेट प्रसंस्करण कहाँ है? नाथिया नवाबा, कांकेर। अब ये सब आते हैं, मतलब अगर ऑप्शन देखिए स्टाइल भी टिक भी करना होगा तो पहाड़ी क्षेत्र ही आएगा ना माइंड में। मैदानी क्षेत्र में कहाँ मिलेट उगाएंगे आप? वहाँ तो आप धंधान खाद्यान्न उगाते हैं, ठीक। उसके बाद मिलेट कैफे, छत्तीसगढ़ का मिलेट कैफे कहाँ पर है? रायगढ़, ठीक। मिलेट प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर है? कांकेर में, है ना, जस्ट पहले। और ये क्या है? मिलेट कैफे कहाँ पर है? रायगढ़। अभी थोड़ा सा महोत्सव भी डाल जाऊँ। छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव, जैसे जुगनू जैसे जगदलपुर को याद कर लेना, ठीक है। जुगनू महोत्सव कहाँ हुआ? जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क, ये कहाँ है? पाटन, ठीक है। सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र है, ठीक, पाटन। तो शिक्षा पार्क कहाँ पर? पाटन। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट भोरमपुर कहाँ पर है? ये जिला कबीरधाम। एथेनॉल कहने का मतलब जो सीरा से अपन बनाते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क अपन देखे थे, रीपा, इसको पढ़े, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अपन योजना के तहत भी पढ़े थे, देखे थे जस्ट, अरे जस्ट इसी के 1-8 महीने पहले वाले करंट अफेयर में अपन देखे थे ना। 2 अक्टूबर को चालू किया गया भाई वाला वो योजना। हर विकास खंड में क्या है? 2-2 अपन क्या बनाएंगे? औद्योगिक पार्क, ठीक, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो पहला कहाँ पर स्थापित किया गया है? कुलगांव। कि अपनी योजना का या अपने टाइप का सबसे पहला, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लेगा कि पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया गया है? कुलगांव। जिला कहाँ है? ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब है उत्तरी बस्तर, ठीक है, उत्तरी बस्तर। हालांकि आप कांकेर बोल सकते हैं, नहीं, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। अब वो अलग टूट गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री कहाँ है? बाबू सेमरा। जिला कहाँ? बस्तर। पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री। अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके सामने? प्लास्टिक, है ना। अब उसको रिसाइकल आप नहीं कर पा रहे हो, डंप होता जाता है ना। तो पहला प्लांट कहाँ लगाया गया रिसाइकलिंग का? बाबू सेमरा, जिला बस्तर। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया? भिलाई,
चलो ठीक, अब रेलवे का तो ज्यादा रहना। ठीक है, तो इसमें कितने 5-7 पॉइंट इसमें भी। पहला मेरिट कैफे कहाँ, रायगढ़। ठीक, जुग्म महोत्सव जगदलपुर। पहला शिक्षा पार्क सीएम साहब। ठीक है, शिक्षा पार्क कहाँ, पाटन दूर। पहला एथेनॉल प्लांट घोरमदेही। अगर आप नहीं भी पढ़े रहोगे तो भी घोरमदेही मारोगे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में जहन में जाते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क ये कहाँ है, इसको आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 2 अक्टूबर की योजना है और हमेशा एग्जाम में 2 अक्टूबर को जो भी चीज योजना के तहत लाई जाती है वो क्वेश्चन उठता ही उठता है। ठीक है, चाहे आप वो खूबचंद बघेल योजना देख लें या कुछ भी और योजना देख लें उसमें, है ना। तो 2 अक्टूबर की योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक, पहला औद्योगिक पार्क गुड़गांव उत्तरी बस्तर कांकेर। प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बाबू सेमला जिला बस्तर। और रेलवे वाला तो आपको याद देखें आप लोग। चलिए अब क्या है, खेलो इंडिया सेंटर। अभी आप खेलो इंडिया मैच देखते हैं, मतलब खेलो इंडिया होता है हर साल, गवर्नमेंट कराती है। अलग अलग स्टेट वाले प्लेयर्स जाके उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसी में क्या करती है स्टेट या अलग अलग सेंटर बनाती है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, खेलो इंडिया सेंटर। डेडिकेटेड एक स्पोर्ट के लिए क्या करती है, अलग अलग जिलों पे एक सेंटर तैयार करती है। मतलब जरूरी नहीं कि आपके पास 33 जिलों में आपको सेंटर दे देगी। एक डेडिकेटेड, मान के चलिए बैडमिंटन आपको सिखाना है तो बैडमिंटन के लिए आपको खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, जो अभ्यर्थी या जो खिलाड़ी हो जा क्या करेंगे, अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर या अच्छा फील्ड प्रदान करने के क्या है, खेलो इंडिया सेंटर। अब इसी में अपने छत्तीसगढ़ को भी मिला क्या, 7 नए खेलो इंडिया सेंटर, है ना। 7 पहले से थे और अभी इसके बाद में क्या हो गया, 7 का और मंजूरी मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में संख्या कितनी हो गई है, टोटल 14 खेलो इंडिया सेंटर। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ना, कि अभी तक अब धीरे से मेडल आना शुरू होगा इसमें। ठीक, खेलो इंडिया सेंटर जैसे देखो बालोद में जो मिला है वो किसके लिए मिला है, वेट लिफ्टिंग की। समझ में आया, तो वेट लिफ्टिंग के जितने एथलीट होंगे वहां जाकर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको ऐसा ग्राउंड मिल जाएगा। बलौदा बाजार किसके लिए है, फुटबॉल के लिए। ठीक, पाटन को क्या मिला है, कबड्डी के लिए, है ना। कांकेर को क्या मिला है, ये खो खो है, जुड़ गया आपस। कांकेर किसके लिए है, खो खो। तो अलग अलग गेम के लिए क्या किया, अलग अलग खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाते हैं हर स्टेट में। तो पहले इंडिया के पास में था, छत्तीसगढ़ के पास में 7, 2022 में और कितने मिल गए, 7। ठीक, ये भी दिसंबर की बात है। अब टोटल मिला के कितना हो गया, 14। देखो रायपुर में वेट लिफ्टिंग यहाँ पे बालोद में भी देखें, है ना। रायगढ़ में क्या है, बैडमिंटन। ठीक, सुकमा में क्या चीज के लिए दे दिया गया, फुटबॉल। ठीक, अब इससे पहले कहाँ था, शिवतराई बिलासपुर, ये किसके लिए था, तीरंदाजी। हालांकि ये सब आपको याद नहीं करना है, जो अभी करंट वाला स्क्रिप्ट एक आध पूछ ले तो पूछ ले। ठीक, जैसे गरियाबंद में किसके लिए है, वॉलीबॉल के लिए। नारायणपुर में मलखम्ब के लिए। ठीक, अब ये मलखम्ब में अपन गए भी थे, कहाँ कोई गेम जीते थे क्या अपन, गोल्ड मेडल आए थे। कौन सा गेम था वो, यहाँ वो समझ गया कौन सा इवेंट में लाया, नहीं वो ठीक है, वो खेलो इंडिया में गया था सर, हरियाणा में है ना, खेलो इंडिया ही तो था ना। तो यही वाले था, देखो मलखम्ब। हालांकि मलखम्ब कहाँ का है, एमपी का, है ना। तो खेलो इंडिया आपके लिए वहां से भी इंपॉर्टेंट। आप देखो खेलो इंडिया 2 बार न्यूज में, एक तो आपके प्लेयर्स उसमें गोल्ड मेडल लेके आए और ऊपर से खेलो इंडिया सेंटर। तो जरूरी नहीं आपको उनको मेडल टैली भी याद होना चाहिए। ठीक है, 4-5 जो मैं प्लेयर्स का नाम बताया हूँ और उसका जो मेडल है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये सब आपको याद करने की जरूरत है, कहाँ क्या चीज के लिए देंगे, ये सब के लिए परेशानी हो। आपको मेडल याद कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट दिसंबर में खेलो इंडिया का नाम आ गया, तो जो बहुत हद तक चांस है कि वो आपको मेडल टैली से पूछ दे। या तो आपको छत्तीसगढ़ का क्रम पूछ देगा, या तो आपको उसमें कौन सा प्लेयर कौन सा जीते हैं ये पूछ लेगा। ठीक है, बस आप देखिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, है ना। योजना बहुत पास में है, पता नहीं इसको पूछने का चांस है कि नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं। इसकी मंजूरी कब, 30 दिसंबर 2022। ठीक है, हालांकि लागू कब से होगा, 2023 होगा। पैसा था नहीं भाई, सालों का पैसा खर्च हो गया, तो अगली बार से योजना चालू करेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, कृषकों की आय में वृद्धि। हालांकि इसमें आप है क्या, देखिए इसमें क्या करेंगे, जो वाणिज्यिक वृक्ष होते हैं, जैसे कि बल्ली लगाने के, नीलगिरी के पौधा लगाते हैं, घर बनता तो आप देखें ठेकेदार बल्ली लेके आता है, सीधी बल्ली को कौन से पेड़ से लाता है,
बांस का नहीं रहता, वो बांस का नहीं रहता, बांस का स्ट्रक्चर रहता है। बल्ली जो सपोर्ट देने के लिए लगाता है, ढलाई वलाई जब होता है तो देखें पूरा नीचे बल्ली उस खड़ा रहता है ना, वो सब क्या वाणिज्यिक वृक्ष है, मतलब उनको अलग से सिर्फ लगाया जाता है और उसको बल्ली तैयार किया जाता है। नीलगिरी का पौधा होता है वो, है ना। इसमें क्या देखिए, वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों का जैसे क्लोनर नीलगिरी, ये देखो नीलगिरी बताया ना, ये बल्ली बनाने का काम आता है। टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर सागौन, सागौन क्यों, आप भाई फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसका महत्व है ना, ठीक, कमर्शियल। उसके बाद डूबिया और अन्य और जो भी, हाँ ठीक। अब इसमें देखिए क्या करेगी गवर्नमेंट, जैसे किसान है उनके पास 5 से 7 एकड़ जमीन है या उससे बड़ी भी, अब अभी तक पूरे किसान कहाँ ध्यान दिए हुए हैं खाद्यान्न उत्पादन पे, तो गवर्नमेंट अब एक योजना के तहत क्या करेंगे, प्रमोट करिए किसानों को कि आप वो खाद्यान्न को छोड़ें और आपके पास एक्स्ट्रा जमीन है तो आप क्या करें, इस वाणिज्यिक वृक्षों को लगा लें। अब ये वृक्ष को लगाना और पाल को उसके बड़ा करने में समय लगता है, 10 साल 15 साल लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करे, इसको सब्सिडाइज करिए। अगर आप 5 एकड़ तक में लगाते हैं भूमि में, इसमें क्या देखिए अनुदान प्राप्त हितग्राही दे 5 एकड़ तक की भूमि में, मान के चलते हैं आपके पास 5 एकड़ जमीन है और आप उसमें नीलगिरी लगा दिए बल्ली लगाने के लिए, अभी इतनी दूरी में आप लगा दिए, अब आपको खर्चा आ गया मान के चलिए 5 लाख रुपए, है ना, आपको खर्चा कितना आ गया 5 लाख, हाइपोथेटिकल बात है। तो इसमें आपको कितना % अनुदान है, 100%। आपका जितना भी 5 एकड़ में लगाने का खर्च आएगा गवर्नमेंट उसको आपको पूरा क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। क्योंकि 5 लाख को आपको सहेज कर रखना है 10 से 15 साल तक, क्योंकि भाई आप जो वृक्ष लगाएंगे वो अगले साल थोड़ी तैयार हो जाएगा, वृक्ष को तैयार होने में 10-15 साल का समय लग जाएगा, तब जाके आपको रिटर्न देगा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या स्कीम लाई, अगर आप 5 एकड़ तक लगाते हैं, है ना, तो आपको कितना % अनुदान है, 100%। और इससे बड़ी है, मान के चलिए आपके पास 5 से ज्यादा एकड़ जमीन है, लगभग 5 से बढ़ गया आप 10 एकड़ तक, है ना, तब आपको अनुदान कितना है, 50, ठीक है। तो अपने हिसाब से भी अच्छी योजना है, ठीक। क्योंकि अभी आप लोग जैसे लेने जाते हैं फर्नीचर तो बोलते हैं सागौन का दिखावा से जाते हैं और रेट बताएगा 40,000 रुपए, तो फिर आप बबू लकड़ी के लिए क्या जाते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हालांकि इतना काम का नहीं है, लक्ष्य क्या है इसका, इस योजना के अंतर्गत कुल 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में क्या करना है, रोपित 15 करोड़ पौधे परिपक्व होने के पश्चात हितग्राहियों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की क्या है, आय प्राप्त होने की संभावना है। महंगा आता ना लकड़ी, है ना, तो रिटर्न भी उसका क्या मिलेगा, लंबा। 15 साल का इन्वेस्टमेंट आप जब करेंगे तो आपको कितना लंबा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं कि आप लगा रहे 5 एकड़ तो 5,000 करोड़ कमा रहे, ऐसा नहीं, वो पूरा गवर्नमेंट आय बता रही है, ठीक है। तो इसका घोषणा कब है, 23 दिसंबर, ये आगे काम आएगा, ठीक। अब इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय वन मेला, ठीक, कब से कब तक हुआ, 20 से 26 दिसंबर, ठीक। कहाँ पर हुआ आयोजन स्थल, भोपाल, भोपाल के मध्य प्रदेश। या आपको किसी काम करें या आपको किसी काम करें, काम क्या आपको क्या देखिए, क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। लघु वनोपज कहने का मतलब जो लघु वनोपज की खरीद फरोख्त करती है ना, जहां आप जाके बेचते हैं। जैसे लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अपन खरीदी शुरू कर दिए, तो भाई अलग से इकाई है ना जो खरीदती है, तो कौन है, लघु वनोपज संघ। को अंतरराज्यीय वर्ग में स्टॉल डिस्प्ले व विक्रय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या है, प्रथम पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ। अगर पूछ लेगा कि भाई किस राज्य को अंतरराष्ट्रीय वन मेला में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अगर आपको ऑप्शन दे दिए स्टॉल डिस्प्ले या, हालांकि पॉइंट डालने का संभावना नहीं है, पूछ सकता है कि किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो किसको प्राप्त हुआ, अपने छत्तीसगढ़ को, ठीक है। कहाँ हुआ, ऐसी संभावना थोड़ी सी कम है, ये अगर आपसे पूछ ले, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान दें। डेट तो आप याद कर ही है ना, आयोजन स्थल याद कर लें बस, एक भोपाल, है ना, भोपाल मध्य प्रदेश। और प्राइस कौन सा मिला हमको, फर्स्ट प्राइज, ठीक। एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि अभी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस इनको करके रखी है ना, जितनी भी योजना है तो केंद्रित कहाँ पे दिखती है आपको, किसानों, चाहे वो गठान हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो आप एमएसपी बढ़ाने की बात हो, तो पूरा का पूरा केंद्र कहाँ है, किसान। इससे पहले जो वन संपदा योजना थी वो भी किन के लिए, किसानों के लिए है भाई। एक्सेस लैंड है आपके पास तो आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए 5 एकड़ में और अनुदान भी दे दीजिए, तो आपकी जो खाली भूमि जहां आप नहीं कर पा रहे आपके पास 10-15 साल में रिटर्न दे देगी, ठीक। अब देखो इसी को पढ़े थे ना, भोरम देव एथेनॉल
प्लांट। हम देखा छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ, भोरमदेव एथेनॉल प्लांट। जिला कहाँ है, कबीर, हालांकि कबीर ऐसा, ठीक है। उत्पादन शुरू कब होगा इसका, जनवरी 2023। इसकी क्षमता कितनी है, 80,000 लीटर एथेनॉल, ठीक है। तो इसमें क्या है, गन्ने का मोलासिस जो गुड़ जैसा बनता है, ठीक है, ठीक गाढ़ा एक गुड़ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मोलासिस। गुड़ को घोल देंगे ना पानी में तो वो क्या है, मोलासिस है। वो फर्मेंटेड होकर क्या हो जाता है, वो एथेनॉल बन जाता है ना। देखिए हमसे स्मेल आता है तीखा उससे, है ना। कुछ एक बार आप रख देंगे ना, उसको आप खोल के देखेंगे तो एकदम गंध आता है उससे, एथेनॉल जैसा, दारू जैसा, शराब जैसा, ठीक। अब इसी के बाद अपन क्या भोरमदेव में क्या मिलेगा आपको, गन्ना। गन्ने के मोलासिस से आप क्या कर रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं। आपकी क्षमता कितनी रहेगी, 80,000 लीटर प्रतिदिन, ठीक। इसी के बाद अपन एक और स्टेप में जा रहे हैं। अगला एथेनॉल किससे बनाएंगे अपन, धान और मक्के से। ये भी प्रस्तावित है, इसको भी अपन करंट अफेयर में कवर किए 2 महीने पहले, ठीक। देखिए कहाँ कहाँ पर, पथरना गांव, बेमेतरा और जमीरा गांव, ढूंढरा, सरुजा। इसको अपन करंट अफेयर में पिछले उसमें कवर किए, है ना। तो जैसे एथेनॉल प्लांट आया तो सबसे पहला भोरमदेव, 3 आपको नाम देखने को मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहीं पर क्या है, भोरमदेव, ठीक है। ये कहाँ है, कबीर गांव। यहाँ पर बन रहा है गन्ने से, है ना। बेमेतरा में बन जाएगा धान से, है ना। यहाँ बन जाएगा क्या, मक्के से, ठीक। एथेनॉल बनाने का मतलब आपको ग्रीन मैन्योर ज्यादा चाहिए रहता है ना। मक्के में भी क्या होता है, ग्रीन मैन्योर ज्यादा निकलता है। जैसे हम मक्का तोड़ लेते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा झाड़ होता है उसका, तो आप उसको क्या करेंगे, तो जो उस ग्रीन मैन्योर है उसको आप ले जाके क्या करते हैं, एथेनॉल बनाते हैं। जैसे धान की खुई अपन जो बोलते हैं, धान अपन निकाल लेते हैं तो बचता है ना, पेरा जिसको बोलते हैं आम भाषा में, बच जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब उसको लेके, ठीक। धान का भूसा भी बहुत सारा निकलता है, भूसे से भी तेल बनाते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में जब अगर ये पूरे लोग शुरू हो जाएंगे अपने एथेनॉल प्रोडक्शन में, तो आपकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1.65 लाख लीटर प्रतिदिन, ठीक है। ये खरीदते भी हैं, गवर्नमेंट एथेनॉल खरीदती भी है। अगर आप प्राइवेट किसान, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आप बना ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, खरीदती भी है, कुछ अमाउंट देके, ठीक। अब इसका इतना मांग क्यों है, इसको अभी किसके साथ मिलाया जा रहा है, पेट्रोल के साथ। इसको अभी किसके साथ ब्लेंड किया जा रहा है, पेट्रोल के साथ, है ना। अभी लगभग 10% तक का क्या है, अनुमति है कि 1 लीटर में 100 ml तक आप एथेनॉल क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, मैक्सिमम, है ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चाहती है कि कितना हो जाए, 20%। मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो कितना परसेंट हो जाए, तो जिसमें आपकी जो इसकी निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। लेकिन शुरुआत में जब किया गया तो गाड़ियों की इंजन इसको साथ नहीं दी। कई के लोग गाड़ी की समस्या की कि पानी जैसा तैरता निकला, जब आप पूरा टंकी खाली कराएंगे तो पानी जैसा निकला, एथेनॉल नीचे, तेल ऊपर तैर रहा था। अब धीरे से फिर उसको और अच्छे से ब्लेंड किए हैं, ठीक। लिखा हुआ मिलेगा, देखो कहीं के पेट्रोल पंप में जाएंगे तो एथेनॉल ब्लेंडेड करके वो लिखा हुआ आता है, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, अब उसको कितना करना है, 20%। अब 20% के लिए आपको प्रोडक्शन भी तो चाहिए। तो इसमें हमारा छत्तीसगढ़ में कौन कौन है, भोरमदेव, जमीरा गांव और ये पथर्रा गांव, ठीक। ऐसे बिजली भी उत्पादन होगा, कैसे, अब इसी कवर्धा वाले में से आइए, जब खुई निकलेगी तो वहां से क्या अपन उत्पादन करते हैं, बिजली, ठीक है। एथेनॉल तो बनेगा ही बनेगा, और जो वेस्ट की ओर से जो निकलेगा, जब स्टीम गर्म करेंगे आप उसको, तो स्टीम से अपन क्या बना पाएंगे, उसमें 8 मेगावाट बिजली, ठीक है। देखिए जब इतना आप ब्लेंड करते हैं ना, तो आपको गाड़ी के इंजन में चेंज करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि 20% वालों को अपने गाड़ी में डाल दे आप गाड़ी चल जाए, इंजन में भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि एक झटके में 100% नहीं कर देती, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। जलता तो एथेनॉल भी है, लेकिन इंजन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इंजन पेट्रोल के लिए बना है ना, तो आपने धीरे धीरे क्या करना है, उसमें मिला है। तो अगर आपको ऐसा नॉर्म्स बनाना पड़ेगा तो आपको कंपनियों को बताना पड़ेगा। जैसे BS4 से आप BS6 में है, तो कंपनियों को बताया ना, तो कंपनी फिर BS6 का इंजन बनाएगी। वैसे आपको बताना पड़ेगा कि पेट्रोल में अपन 20% एथेनॉल मिला दें, तो उस हिसाब से फिर कंपनी चेंज करेगी अपने इंजन को, तो भी खर्चा बढ़ता है। इसलिए गाड़ियों का रेट आपको देखना हमेशा बढ़ता हुआ मिल रहा है ना। चीजें वही है, लेकिन इंजन में चेंज आ रहा है, इस वजह से आपका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे डीजल इंजन सबसे ज्यादा महंगे आज के डेट में, जैसे BS6 आया, आपका नॉर्मल पेट्रोल कार और डीजल कार में 1.5 लाख का फर्क होता है, किसी भी एक मॉडल में आप अगर आप देखते हैं, ठीक है। ये BS6 का है। पॉल्यूशन लेवल पे देखा जाए तो, पॉल्यूशन लेवल पे देखा जाए तो नहीं उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं करेगी, ये क्लीन एनर्जी में आता है,
हालांकि धुआं करेगा लेकिन पेट्रोलियम से कम करता है, सीएनजी है ना, उससे कम ही करता है। ठीक, देखिए लघु वनोपज उत्पाद पार्क, अगला न्यूज क्या है, लघु वनोपज उत्पाद पार्क कहाँ पर बना है ये, इंदा गांव देव, कहाँ, गरियाबंद। ठीक, लघु वनोपज उत्पाद पार्क, इसका कब हुआ है भूमि पूजन, 6 दिसंबर 2022। कौन किए हैं, अब देखिए इसमें क्या है, इंदा गांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत बहुतायत मात्रा में लघु वनोपज जैसे महुआ, फूल, सूखा, चिरौंजी, गुठली, दाल, महुआ, बीज, लाख इत्यादि वनोपज क्या होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। मेनली पहाड़ी एरिया है, वहां पर क्या है, पेड़ों की अधिकता है, वहां पर लघु वनोपज भी मिलते हैं आपको, है ना। उद्देश्य क्या है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए क्या करना है, मूल्य संवर्धन करना है, मतलब फूड प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी का मतलब चिरौंजी मिला तो तुरंत क्या कर दिया, महुआ मिला तो ऐसे दारू बना के लिए है ना, अलग अलग यूज है उसका। ठीक, अब इसमें क्या किया जा रहा है, ग्रामीण उद्यम पार्क देवभोग, इस यहाँ पर क्या होगा, चिरौंजी प्रसंस्करण, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल है उसको प्रसंस्करण की क्या कर दिया, पैकेट में भर दिया, उसको क्या बोलता है, प्रसंस्करण करना। लाख प्रसंस्करण, लाख जानते हैं, पेड़ से निकलता है ना वो, ठीक। उसके बाद दाल प्रसंस्करण, ठीक, उसके बाद महुआ, कुसुम तेल, उसके बाद क्या है, मसाला प्रसंस्करण। आपको इतना सारा पंचायत कुछ याद नहीं करना, सिर्फ एक चीज याद करना है इसमें, लघु वनोपज उत्पाद पार्क कहाँ पर है, इंदा गांव गरियाबंद। ठीक, अब ये भी किससे रिलेटेड है, किसानों से, है ना। तो आपको कोई क्षेत्र ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे गवर्नमेंट काम ना कर रही हो। अगर आप एग्रीकल्चर में देखें, चाहे खाद्यान्न को लें, चाहे मिलेट्स को लें, मोटा अनाज को लें, चाहे आप लघु वनोपज को लें, हर क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट क्या करते हुए दिख रही है, काम करते हुए दिख रही है ना, चाहे गौठान स्तर में देखें। ठीक है, तो लघु वनोपज उत्पाद पार्क, आज वाले न्यूज में बहुत सारे पार्क आपको देखने को मिले हैं ना, तो उनमें से एक इसको भी ऐड करेंगे वहां पर, ये न्यूज में था तो वहां ऐड नहीं किया इसको। ठीक, लघु वनोपज उत्पाद पार्क कहाँ पर है, इंदा गांव। पार्क मतलब समझ गए, ऐसा एरिया है जहां पर क्या मिलता है आपको, वैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। ठीक, उसके बाद क्या, अभी थोड़े से रैंडम फैक्ट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको आप बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या है, मनरेगा के प्रयासों से भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, ADO के सबसे ज्यादा फेमस है ना। जैसे आप ADO अगर तैयारी करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसको और इसको, NRLM और RCT। इसको कौन से जिला को फर्स्ट प्राइज मिला है, जशपुर जिला। देखिए इसमें क्या है, RCT द्वारा प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षण पूर्ण कर जशपुर जिले ने पूरे प्रदेश में क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में प्रथम स्थान हासिल किया। अब इसमें है कि देखिए आप ये समझ, इसमें क्या किया जाता है, ग्रामीण जो लोग हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे जो योजना अपन कर रहे हैं, और उसमें क्या है, हर आदमी तो एग्रीकल्चर करना चाहता है। मान के चलिए परिवार में 7-8 लोग, तो भाई एग्रीकल्चर में अगर 3 लोगों की जरूरत है तो बच्चे 4 क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ट्रेन करती है, अलग अलग स्किल में क्या करती है, ट्रेनिंग करती है। तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं वो लोग, इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते हैं, और गवर्नमेंट भी क्या करती है, उनके रोजगार के लिए साधन उपलब्ध करवाती है। मान के चलिए आसपास में 5, 7, 8, 10 किलोमीटर उनको इंडस्ट्री है, तो वहाँ डाल दी, मान के चलिए उनको मैकेनिक बना दी, थोड़ा बहुत सिखा दी, सिलाई मशीन चलाना सिखा दी अगर महिलाएं हैं तो, है ना, लड़कियां को उनको AC फिटिंग करना सिखा दी, कूलर रिपेयर करना सिखा दी, सारी चीज क्या कर दी आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिखा दिए। अभी आपने क्या दिए, रोजगार के अवसर। तो भाई लक्ष्य निर्धारित करती है कि भाई इस फलाना ईयर में अपन मान के चले कि 100 लड़कों को सिखाएंगे या 100 बच्चों को अपन क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उस लक्ष्य को पाने में कौन आया है सबसे ऊपर, जशपुर जिला, इसलिए अपन क्या दिए हैं इसको। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, मान के चलिए कि भाई आप गए तो आपसे फीस नहीं ली जाती, आपकी ट्रेनिंग का खर्चा कौन वहन करेगा यहाँ पर, ठीक है। आपके ट्रेनिंग का जो खर्चा मान के चले 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का ट्रेनिंग का खर्चा आता है एक लड़के को सिखाने में या एक विद्यार्थी को सिखाने में। तो भाई बच्चे से तो पैसा लेंगे नहीं आप, तो आपका जो वहन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है ना। गवर्नमेंट और ये बैंक मिलकर क्या करेंगे, आपके खर्चे को वहन करेंगे। प्रॉपर एक टाइम डिसाइड रहेगा, प्रॉपर दिन डिसाइड रहेगा कि इसी दिन में इतने घंटे को आपको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग। उतना सारा पंचायत वो योजना पढ़ेंगे तब खत्म।
ठीक, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन जिला फर्स्ट आया है, जशपुर जिला। ठीक, ऑपरेशन विकास है ना, ऑपरेशन विकास ये कहां पर चलाया जा रहा है, नक्सलियों के खिलाफ। कहां पर, बस्तर के भैया, आपको बस्तर संभाग है ना। तो ऑपरेशन विकास अगर पूछने की क्या है तो नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाने वाला क्या है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, अब जैसे कभी कभी होता है ना कि उखाड़ कर देते हैं, जैसे में आग लगा दिए, रोड उखाड़ दिए, तो तुरंत उसको अपन क्या कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, है ना। तो काउंटर टेररिज्म, ठीक है, या काउंटर नक्सलिज्म। अब देखिए तीसरा न्यूज, निधि क्षेत्र में स्थापित देश और छत्तीसगढ़ का पहला मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है, बलौदा बाजार भाटापार की, कहाँ, रामपुर में। ये लगभग कितने एकड़ में स्थापित है, ये 100 एकड़ में स्थापित है मछली अनुसंधान केंद्र, है ना। अनुसंधान करने का मतलब रिसर्च आप जाकर कर पाते हैं, है ना। तो कहाँ पर स्थापित है, बलौदा बाजार भाटापार, कहाँ पर, रामपुर में, है ना। जैसे छोटा मोटा एक आपको ऐसा यूनिट सेटअप होता है, क्वेश्चन उठ जाता है इसमें, है ना। जैसे अभी मत्स्य में डिप्लोमा का भी कोर्स शुरू हुआ है, आप मत्स्य में भी क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं, यहीं पर बना ना, बेमित्रा में ही बनाया उसको अपन। ठीक, कहाँ बनाइए, रामपुर में। ठीक, अब क्या है, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप एमटेक कर सकते हैं उसमें, ईवी टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, आप एमटेक, और करवा कौन रहा है, आईआईटी भिलाई। ठीक है, क्योंकि अभी आगे मांग क्या है, ईवी की है ना, तो इसमें आप प्रॉपर एक इंजीनियरिंग एमटेक करवाने की जिम्मेदारी किसने ली है, आईआईटी भिलाई। जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स, है ना, ये कौन करा रहा है, पंडित रविशंकर शुक्ल। जेम्स कहने का मतलब जो रत्न आप जो होते हैं, है ना, ज्वेलरी मतलब तो आप उठना चाहते हैं, जेम्स मतलब क्या, अलग अलग जो रत्न होते हैं ना, अलग अलग कलर के, तो उनमें भी क्या होता है, पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो आप कोर्स कौन करवाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ठीक है, और ईवी टेक्नोलॉजी में एमटेक कौन करवा रहा है, आईआईटी भिलाई। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, ये चीज अटेंड करेंगे, है ना। अभी क्या चीज चल रहा है, दो चीजें चलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, और आगे चल के धीरे से अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करेंगे तो कौन सी टेक्नोलॉजी आगे आएगी, ईवी, है ना। तो बहुत सारे लोगों को क्या करेगी, अटेंड करेगी। जैसे जो लोग मैकेनिकल से पढ़े, मैकेनिकल में अपना ग्रेजुएशन किया, तो एमटेक के लिए क्या है, एक अच्छा ऑप्शन है ईवी टेक्नोलॉजी, है ना। ठीक है, रैंडम फैक्ट ऐसा। अब आइए कहाँ, क्रोमियम और निकल। अब ऐसा लग तो नहीं रहा मैकेनिकल ले लिए तो अब गैप दे लिए, वापस चल लेते हैं एमटेक करने। नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले भी ऐसा दिक्कत नहीं है, आपके रैंक को डिपेंड करता है ना, आईआईटी करवा रहा है ऐसा थोड़ी। ठीक है, अब देखिए क्रोमियम और निकल ब्लॉक की क्या है, नीलामी। कौन नीलामी किया है, क्या क्या काम है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मिल रहा है। कहाँ पर है ब्लॉक, केलवार, डबरी और भालूकोना। कहाँ है, जिला महासमुंद। पूछ लेगा कि भाई क्रोमियम और निकल के जो क्या है ब्लॉक है, कौन से जिले में है, पूछ लेगा क्रोमियम और निकल के ब्लॉक केलवार, डबरी और भालूकोना किस जिले में है, महासमुंद। खनिज वाले टॉपिक में आगे है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन उठा सकता है। अब इसका नीलामी हुआ, जीता कौन है इसको, वेदांता को, है ना, जीता कौन है इसको, वेदांता को, मतलब नीलामी में ज्यादा बिट कौन लगा, वेदांता को। तो ये आपको काम करनी है, आपको बीच फील्ड रखना है केलवार, डबरी और भालूकोना। ये कहाँ पर है, महासमुंद, और यहाँ पर मिलता क्या है, क्रोमियम। ऐसे क से केलवार और क से क्रोमियम, ऐसे आते हैं बस। ठीक, इसका क्या होगा, बिडिंग, है ना। अवधि कितना साल के लिए है, 30 साल के लिए, मतलब एक माइंस आपने दे दिया कितना, 3 साल के लिए। वहां से आप क्या करेंगे, आप खनन करेंगे, वहां से क्या निकालेंगे, क्रोमियम और निकल। ठीक है, ये बहुत बहुत महंगे मेटल होते हैं क्रोमियम और निकल। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, तो अब उसका खनन का जिम्मेदारी किसके पास में है, वेदांता ग्रुप। कहाँ पर, केलवार, डबरी और भालूकोना। ये किस जिले में है, महासमुंद। ये ऐसे भी पूछ सकता है, क्रोमियम और निकल के जो भंडार है ना, किस जिले में अपन को मिले हैं। 4 जिला आपको दे सकता है। ठीक, अगर वो केलवार, डबरी के नाम पूछे तो 4 जिला आपको दे देगा, खाना फलाना में किस जिले में क्रोमियम की माइनिंग होगी अब आगे चल के। ठीक है, या वेदांता ग्रुप द्वारा कौन से जिले में खनन किया जाएगा, कौन सा जिला है,
महासमुंदी था। ठीक, ये तो अपन देख लिए। और क्या बच गया? ये भी अपन कर लिए। अच्छा, अभी क्या है ये? बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ये किस पे किताब लिखी हुई है? देखें कभी सामने से? नहीं देखे? चलो आगे बढ़ते जाओ। भाई हमारा राजकीय पशु ऐसी थोड़ी है। देखिए, इस पुस्तक का विमोचन कौन किया है? श्री भूपेश बघेल जी। और वन मंत्री कौन है आपके? ये मोहम्मद अकबर जी। बुक का नाम क्या है? ये ब्रिंक है, ड्रिंक हो गया देखो। बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ठीक है, ये किस पर लिखी हुई है? आपके जो राजकीय पशु है वन भैंसा, मतलब इसकी स्थिति क्या है, कैसा है, उसके ऊपर क्या लिखा गया है? बुक लिखा गया है। पूछ सकता है कि बैक फ्रॉम द ब्रिंक किसके ऊपर लिखी गई क्या है? किताब है। पहाड़ी मैना पर है, वन भैंसे पर है, किस पे है ना? तो किस पे लिखा हुआ है? ये कार्यक्रम को मैं डिटेल में नहीं डाला हूँ, यह आपके लिए ड्यूटी है। पंचायत आप निकालेंगे और आप उसको पढ़ेंगे, है ना? डेट आपको याद नहीं करना है कि कौन सा डेट डिसाइड हुआ है ना? पंचायत को क्वेश्चन में अगर डालना चाहेगा तो इससे उठा सकता है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक, और क्या बोलते हैं आपने उसे? आप देखिए, देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्रप्रभ की क्या है? पद्मासन प्रतिमा। ठीक है, कहां पर है? शिवनाथ नदी के तट पर। क्या बोलते हैं आप इसको? नासिया तीर्थ। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 21 फीट। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछेगा किसकी प्रतिमा है यहाँ पर? चंद्रप्रभ, है ना? चंद्रप्रभ। ये क्रम के कौन से थे? 8वें। जैन धर्म में आप 24 तीर्थंकर देखते हैं, है ना? 24 क्या देखते हैं आप? तीर्थंकर। उसमें 8वें क्रम के कौन है? चंद्रप्रभ जी। उनकी प्रतिमा कहाँ बनी है? शिवनाथ नदी के तट पर। कहाँ पर? नासिया तीर्थ, जिला दुर्ग। कौन सी नदी तट पर है? शिवनाथ। हाइट कितना है? काम करनी है। ठीक है, ये क्या है? देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्रप्रभ की क्या है? ये पद्मासन प्रतिमा। ठीक, एक और रैंडम क्वेश्चन, ये कौन से क्रम के हैं? 8। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? चंद्रमा, है ना? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? जितने भी तीर्थंकर हुए ना, उनका क्या है ना, एक ना एक क्या हुआ है? प्रतीक चिन्ह। तो चंद्रप्रभ नाम में लिखा हुआ है ना? नाम में लिखा हुआ उनके। ठीक, दुर्ग जिले के आप देखिए, एक और है यहीं पर, नकुरा में भी है जैन तीर्थ, है ना? वहां पर कौन है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा। ठीक है, तो जैन धर्म से आपको 2 चीज याद रखना है। पहला कौन? चंद्रप्रभ जी की मूर्ति है कहाँ? दुर्ग में, नासिया तीर्थ। और दूसरा कहाँ है? नकुरा। यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? पार्श्वनाथ जी। ठीक है, तो आज के में इतना ही। ठीक है, रैंडम फैक्ट